दिस इज सरफादली अगेन विथ अ वीडियो। और जो इस बार वीडियो का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स के ऊपर, और जो टॉपिक है दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। इस वीडियो को पूरा मैं उर्दू में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। फर्स्ट रीज़न ये वीडियो क्यों इंटरेस्टिंग रहेगी, इसके अंदर मैं बताऊँगा इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा लिंक जो मनी के साथ है, जो हमारी करेंसी के साथ है। मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं मनी में होने के लिए, सो दैट योर करेंसी नोट शुड बी डिनोटेड एज द करेंसी ऑफ द कंट्री। क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी, फंक्शंस क्या हैं जो मनी को परफॉर्म करनी चाहिए, सो दैट वी कैन कॉल दैट थिंग एज मनी, कॉल दैट थिंग एज कमोडिटी। बार्टर सिस्टम क्या है जो पहले काफ़ी मुल्क के अंदर चलता था। तो रिमेंबर दैट यू हैव टू वॉच द होल वीडियो, पूरी वीडियो देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम बात करें मनी की फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पेपर 2 में भी आते हैं और पेपर 1 में भी आते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन होता है, और इसके ऊपर सवाल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सवाल होता है। और इसके अलावा इसके टॉपिक के अंदर सेंट्रल बैंक्स का भी बहुत अच्छा रोल समझाया गया और कमर्शियल बैंक्स की भी बहुत सारी बातें की हैं। तो इसके अंदर मैं 1 बाय 1 ईच लेयर के साथ आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, these things should be present in money for that commodity to be called as money। इसका मतलब ये कि उस commodity के अंदर ये 7 या 6 क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि आपके सामने है, so that commodity can be called as money। उस commodity को, उस चीज़ को हम करेंसी नोट्स या मनी कह सकें, तो ये 6 से 7 क्वालिटीज होनी चाहिए उस करेंसी के अंदर। ठीक है, सो the first quality is durability, it needs to last, it's written over there कि इस first quality जो होती है वो durability होनी चाहिए। durability means कि वो last करे, ज़्यादा देर तक चले। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करते हैं तो वो durable होती है, because that currency notes are kept from one place to another place। एक जगह से दूसरी जगह रखे जाते हैं और उससे क्या होता है, वो currency notes still workable होते हैं। obviously sometimes वो फट भी जाते हैं, tear भी हो जाते हैं, लेकिन still we can use those currency notes, they should be durable। और बहुत ज़्यादा टाइम बाद ही वो नोट्स की जो हालत है वो बुरी होना शुरू होती है। अदरवाइज वी कैन यूज दोज नोट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इफ वी कीप दोज करेंसी नोट्स सेफ। ठीक है, सेकेंड इज पोर्टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी करेंसी नोट्स के साथ कि हमारी जो करेंसी हो वो कोई पोर्टेबल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी पोर्टेबल, इट शुड बी पॉकेट साइज। हमारी करेंसी जो हमारी जेब में हम आराम से रख सकते हैं और हम इसको एक जगह से लेके दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि पोर्टेबल होनी चाहिए, सो दैट वी कैन टेक दैट करेंसी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली। डिविजिबल की जहाँ बात करते हैं वहाँ डिविजिबल का मतलब है कि उसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बार्टर सिस्टम की पूरी स्टोरी समझाऊंगा जिसमें आपको क्लियर होगा कि ये डिविजिबल और ये सब क्वालिटीज क्यों आई है। ठीक है, तो डिविजिबल का मतलब इट शुड बी ब्रोकन डाउन। अगर एक कमोडिटी, एक चीज़ हम परचेज करते हैं 100 रुपीज़ की, सो उस चीज़ को परचेज करने के बाद अगर द शॉपकीपर इज सेइंग कि वो चीज़ कॉस्ट करती है 90 रुपीज़, तो उस 100 रुपीज़ को देने के बाद वी शुड गेट समथिंग एज अ चेंज, हमें कुछ ना कुछ वापस मिलना चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि डिविजिबल की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर मौजूद हैं। देन वी हैव हार्ड टू काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब है कि वो कॉपी नहीं हो सकता और मुश्किल हो। जैसे अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर बहुत डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट लोगोज होते हैं, डिफरेंट सिग्नेचर्स होते हैं, डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ वो मखसूस लोग कर सकते हैं, दोज हु आर वर्किंग इन द बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, उनके अलावा कोई भी ऐसा इंसान वो काम नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई इट इज हार्ड टू काउंटरफीट। मस्ट बी जनरली एक्सेप्टेड बाय पॉपुलेशन, हर दूसरा बंदा पॉपुलेशन में एक्सेप्ट करता हो उस करेंसी नोट को, सो दैट इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल। आपकी बुक के अंदर वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग उसके अंदर वर्डिंग्स डिफरेंट होगी, लेकिन ये सारी ऑब्जेक्टिव सेम होंगे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। लास्ट इज वैल्यूएबल। वैल्यूएबल भी होना चाहिए, जनरली होल्ड्स वैल्यू ओवर टाइम, वैल्यू लूज ना करे टाइम के बाद। ठीक है, और लास्ट इज विच इज मिसिंग ओवर हियर इज स्कैर्सिटी। स्कैर्स भी होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके हर बंदे के पास 2-2, 3-3 लाख रुपए की करेंसी है, तो उससे क्या होता है, करेंसी की वैल्यू डाउन होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंड हो, समझ में आ गई होगी बात। अब आगे चलते हैं। मुझे इससे पहले बार्टर सिस्टम समझाना था, लेकिन मैं अब इस पॉइंट पे समझा रहा हूँ, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बार्टर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर। आपने शायद हिस्ट्री या पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में पढ़ा हो ये चीज़ कि बार्टर सिस्टम का मतलब ये था कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज कमोडिटीज। जिस इंसान को राइस बहुत ज़्यादा ग्रो करना आते थे अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा अबंडेंस में राइस होते थे, बहुत ज़्यादा राइस होते थे, मोर देन इट्स कंजम्पशन उसके पास राइस होते थे, तो वो क्या करता था, उस इंसान को राइस देता था जिस कमोडिटी को उसकी ज़रूरत थी। अगर एक दूसरा इंसान है, उसको लेट सपोज वो जो है पोटैटोज़ की
ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, पोटैटोज ग्रो कर रहा होता है बहुत ज़्यादा अबंडेंस में, इतने ज़्यादा कर रहा होता है कि उसकी नीड से ज़्यादा होते हैं उसके पास। तो अब ये दोनों लोग जो जिसके पास राइस है और जिसके पास पोटैटोज हैं, ये दोनों लोग आपस में अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो एक बंदा उसको दूसरे बंदे को राइस देगा और दूसरा बंदा उसको पोटैटोज देगा, और ये टर्म्स और कंडीशंस आपस में खुद अग्री करवा लेंगे एक दूसरे से, और एग्री करवाने के बाद एट द एंड क्या करेंगे, कमोडिटी एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे आराम से इजीली। ठीक है, लेट सपोज मैंने ये कह दिया कि 1 kg ऑफ राइस के बदले मुझे 2 kg ऑफ पोटैटोज चाहिए। अगर वो सेलर जिसके पास वो पोटैटोज की कमोडिटी है वो भी अग्री कर जाता है मेरी इस बात से, तो वहाँ पर ट्रेड होगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि हमें कोई ऐसा इंसान ढूंढना था जो जिसके साथ सेम कोइंसिडेंस हो, जिसको सेम चीज़ चाहिए हो और वो हमसे कांटेक्ट करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री कर जाए। ठीक है, तीसरी चीज़ उसके अंदर लिखी हुई डिविजिबिलिटी की। तो डिविजिबिलिटी क्यों होनी चाहिए थी, उसका रीज़न ये कि पिछले ज़माने में लोग कमोडिटीज़ के बदले में कमोडिटीज़ देते थे। तो जब कार की जहाँ बात आती थी कि एक इंसान बहुत अच्छा था कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो कार के अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 kg ऑफ राइस अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो अब मैं पूरी कार ही दे दूँ, और अगर मैं पूरी कार नहीं दे सकता तो मैं क्या दूँ उसकी जगह पूरी कार के अंदर। कार के 2 टुकड़े करूँगा तो मेरे कार किसी काम की नहीं रहेगी। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आए थे उस वक्त के ज़माने में जब बार्टर सिस्टम चलता था, तो उसकी वजह से हमें करेंसी नोट्स इशू करने पड़े। उसका जो जवाब था उन सवालों का, उसका जो हल था वो करेंसी नोट्स था। तो इसलिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मीट करने चाहिए करेंसी नोट्स के। एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जामिनेशंस के अंदर स्टूडेंट्स एक गलती बहुत ज़्यादा कॉमन कर रहे होते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स को फंक्शंस के साथ मैच कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। सो डू नॉट डू दिस, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 6 मार्क्स का होगा कि 4 मार्क्स का होगा। इसके अंदर अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो होल सम सारे जीरो में चले जाएंगे, बिकॉज द आंसर विल बिकम इररेलेवेंट। ओके, सो की फंक्शंस ऑफ मनी की बात करते हैं। की फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द फर्स्ट थिंग। जो की फंक्शंस ऑफ मनी है वो सबसे पहला फंक्शन है कि इट शुड बी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हो तो आप जब उनको मनी दोगे सामने वाले इंसान को, तो वो आपको कमोडिटी देगा। इट्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसकी वजह से एक्सचेंज हो सकता है कुछ तो कुछ, तो इसको कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये बार्टर सिस्टम का एलिमिनेट कर पाया, तो ये सबसे बड़ा फंक्शन है इसका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। सेकेंड इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आप अपने पैसे सेव कर सकते हो, आप अपने पैसे जमा कर सकते हो फॉर अ फ्यूचर टाइम पीरियड। कि आज आपने 3 लाख रुपीज़ सेव किए, तो 3 लाख रुपीज़ का मतलब है ये वैल्यू स्टोर हो गई है 3 लाख रुपीज़ की आपके पास। यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स का आप मेजर कर सकते हो चीज़ों को। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम के अंदर यू कैन नॉट मेजर के कितने वर्थ की चीज़ होगी, लेकिन अब आप पैसों के अंदर क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो उस चीज़ को, और आप इजीली उस चीज़ को परचेज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू परचेज दैट थिंग। ठीक है, लास्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब ये है कि आप बाद में भी पे कर सकते हो सेम अमाउंट ऑफ मनी के साथ, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कोई इशू नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये हमारे पास सेंट्रल बैंक्स का। सेंट्रल बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि पूरे कंट्री के बैंक्स को रन कर रहे होते हैं, जैसे कहते हैं फादर ऑफ ऑल बैंक्स। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अदर बैंक्स के लिए बनाते हैं, पूरी कंट्री का जो बजट होता है, पूरी कंट्री के लोन्स होते हैं, वो सारे मैनेज वही कर रहे होते हैं। लोन्स इन अ सेंस गवर्नमेंट लेवल के लोन। ठीक है, हर बैंक के लोन नहीं, गवर्नमेंट लेवल्स के लोन। और ये बैंक्स किससे डील कर रहा होता है डायरेक्टली? ये बैंक सेंट्रल बैंक डील कर रहा होता है डायरेक्टली विद द अदर बैंक्स, डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ डील नहीं कर रहा होता। ठीक है, इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं। इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बैंकर होता है, उसका अमाउंट सेव कर रहा होता है, उसको अमाउंट दे रहा होता है। ठीक है, बैंकर्स बैंक होता है, एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। दूसरे बैंक्स के लिए भी जो भी अमाउंट उनका होता है, जो पैसे होते हैं उनको, वो सारी दूसरी बैंक्स कहाँ जमा करवा रही होती है? सेंट्रल बैंक के अंदर। अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो यहाँ सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ओके, एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब ये कि अगर नॉर्मल बैंक्स के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो किससे बोरो करते हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, सेंट्रल बैंक से। ठीक है, होल्ड्स द कंट्रीज रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी रिजर्व होता है, एक्सचेंज रेट वगैरह, गोल्ड वगैरह, ये सब चीज़ें कहाँ होल्ड होती है? सेंट्रल बैंक के अंदर। इशूइंग ऑफ बैंक नोट्स। बैंक के नोट्स जितने भी इशू हो रहे होते हैं, जितने भी कॉइन्स इशू हो रहे होते हैं, वो कौन इशू कर रहा होता है? सेंट्रल बैंक इशू कर रहा होता है आपको। मैनेजेस दी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का आपको एक ग्लिम्स दे दूं। मॉनेटरी पॉलिसी मींस अ चेंज इन टैक्सेशन, अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड चेंज इन मनी सप्लाई। जब कभी भी मनी सप्लाई और एक्सचेंज रेट में, इंटरेस्ट रेट में चेंज करना होता है, तो आप क्या करते हो? मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर रहे होता है आपने। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान और सेंट्रल बैंक इन एनी अदर कंट्री। ठीक है,
इसके कंपैरिजन में वी हैव कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का काम क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स का काम होता है ये स्मॉल बैंक जो हमें लोन्स प्रोवाइड कर रही होती है, डिपॉजिट्स कर रही होती है, उसके अलावा एसएमएस की फैसिलिटीज, ये फैसिलिटीज, वो फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी होती है जो हमें प्रोवाइड कर रही होती है और हमें उस चीज़ के लिए पे भी करना पड़ता है उन बैंक्स को। उन बैंक्स को कहा जाता है कमर्शियल बैंक जो कस्टमर्स के साथ डील कर रही होती है। अगर आप बाय डिफॉल्ट कोई भी अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो आपसे बैंकर ज़्यादातर नहीं पूछता कि आपको किस अकाउंट को ओपन करवाना है। वो बैंकर आपसे अमाउंट के अकॉर्डिंगली अंदाज़ा लगा लेता है कि आपको कौन सा अकाउंट बैंक में खुलवाना चाहिए या कौन सा आप खुलवा सकते हो। तो पहला अकाउंट विच इज़ कॉल्ड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब है एज द नेम सजेस्ट कि आप कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो और कभी भी आप पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, नो इशू दैट ऑल। ठीक है। इसके अलावा वी हैव सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब है आप सारे पैसे रखवा दो तो बैंक के अंदर जितने टाइम के लिए वो रखे होंगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा उतने टाइम के लिए उस बैंक में अमाउंट पड़े होने के लिए। ठीक है। देन वी हैव लोन। लोन का मतलब है कि कस्टमर्स को जो भी लोन चाहिए, जो भी अमाउंट चाहता है वो लोन में कंसिडर होता है। और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है किसको? करंट अकाउंट होल्डर्स को, कि अगर आपकी लिमिट एंड हो जाए तो आप उससे थोड़ा सा ऊपर एक्सीड कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्जेस देने पड़ेंगे टू द बैंक। ठीक है। Then we have a question of November 14. Money, central banks and commercial banks all play a key role in economy. They explain how well money performance function of medium of exchange. ठीक है। Up to 3 marks on general performance, 2 marks the advantage of money over barter. तो ये आंसर लिखना that's not a problem, that's not a big deal. लेकिन मैं आपको बता दूं कि करेंसी का इन्फ्लेशन से बहुत बड़ा ताल्लुक कैसे, जो मैंने शुरू में क्लेम किया था। देखिए जब आपकी करेंसी डी वैल्यू होती जाती है तो आपका इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता जाता है। उसका रीज़न है कि इफ़ यू कैन ऑब्जर्व दैट कि आपका जो ऑयल है, आपका जो पेट्रोल है वो यूएसए से इंपोर्ट होता है और यूएसए डॉलर्स के अंदर 99% ट्रांजैक्शंस में डील हो रहा होता है। हर कंट्री डील कर रही होती है डॉलर्स के अंदर। तो जब हम डॉलर्स में इतने ज़्यादा डील करते हैं तो हमारी करेंसी क्या हो जाती है? डॉलर के कंपैरिजन में वीक होती है। और जब हमारी करेंसी वीक होना शुरू हो जाती है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है और इस इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा लिंक विद द करेंसी नोट्स है। तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी चीज़ के साथ खुदा हाफिज़ करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं किसी वीडियो में मैं टॉपिक बनाऊँ तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़।